हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफए। कैसे हो आप लोग? मैं वापस से आ चुका हूँ आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेकर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ जीन थेरेपी क्या होती है ना। कैसे हम जीन थेरेपीज को करते हैं, जीन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, कैसे हम एक डिसीज को वापस से क्योर कर सकते हैं कुछ ऐसे जीन्स का यूज करके। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट जीन थेरेपी। तो चले हम लोग तो एक फास्ट रिवीजन लेते हैं जीन थेरेपी के ऊपर। क्या है जीन थेरेपी, कैसे की जाती है और क्या क्या इनके मेजर पर्पस है। सबसे पहले जो कि आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी, और मैं यहाँ पर अपने ही नोट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, जीन थेरेपी को समझने से पहले हमें जीन को समझना पड़ेगा। अगर कभी आप किसी ह्यूमन के सारे डिसीज के बारे में जानना चाहते हो, या डिसीज को मॉडिफाई करना चाहते हो, उसको क्योर करना चाहते हो, ट्रीट करना चाहते हो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो डिसीज म्यूटेशन के कारण हो रही है, तो म्यूटेशन को समझने से पहले आपको उस ह्यूमन के जीनोम को समझना पड़ेगा। सबसे प्राइमरी लेवल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि 2003 में कंप्लीट हुआ था, अप्रोक्सीमेट 1990 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। और ये प्रोजेक्ट का मेजर पर्पस ये था जहां पर पूरे के पूरे ह्यूमन जीन को सीक्वेंस करना और टोटल सीक्वेंस को एनालाइज करना। इस सीक्वेंस से हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि अगर कभी हम कोई डिसीज्ड जीन को इस ह्यूमन जीन के साथ में कंपैरिजन करें, तो हमें वहां पर पता चलता है कि उस नए डिसीज जीन में किस टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या वो डिलीशन हुआ है, क्या वो इन्वर्जन हुआ है, क्या वो डुप्लीकेशन हुआ है। ये म्यूटेशन के कारण किस तरीके का जो डिसीज कॉज है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एज अ साइलेंसिंग यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कैंसरस डिसीज होती है जिनके अंदर जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशन के कारण सेल एक कैंसरस जीन प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ फंक्शन कर लेती है, या तो किसी ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर डिलीशन का यूज करके उस जीन के फंक्शनल रोल को ब्रेक कर दिया जाता है। यहां पर एक बहुत बड़ी टेक्निक है जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इस सीक्वेंसिंग से ह्यूमन जीनोम को बहुत ही जल्दी सीक्वेंस किया गया है। प्राइमरी गोल क्या हो जाता है ह्यूमन जीनोम का? प्राइमरी गोल तो यही है कि हमें सबसे पहली बात ह्यूमन के जीन के बारे में पता चल जाता है कि अगर हम कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं ह्यूमन के एज अ प्रोजेनी के अंदर, जैसे आए दिन जितना इवोल्यूशन चल रहा है, और हम इस इवोल्यूशन के तौर पर अगर किसी टाइप का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हमें ह्यूमन के जीनोम के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वही जीन लेवल का मॉडिफिकेशन एक्सप्रेस होता है फिनोटिपिक लेवल पर। बात कर ले और क्या क्या फायदे हो जाते हैं, जैसे कि हम किसी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सर, हम कोई कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट बना सकते हैं, लाइक आरएनए, जिसको हम गाइडेड आरएनए बोलते हैं। आरएनए आई टेक्नोलॉजी से हम किसी एक नॉन फंक्शनल जीन को साइलेंस कर सकते हैं, या किसी एक जीन का एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारे वायरस का यूज करते हैं फॉर देयर जीनोमिक एडिशन पर्पस से। इस तरीके का हम कि मेजरली हमारा मेन क्या है कि जेनेटिक हेल्थ को इंप्रूव करना है ना, कि जो ह्यूमन के पास जीनोम है उस जीनोम की जेनेटिक हेल्थ कैसे इंप्रूव की जा सकती है। एप्लीकेशंस जो कि मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारी ऐसी जर्म लाइन डिसीज है। पहली बात तो सर कि अगर कभी हम जेनेटिक लेवल पर चेंज करें तो क्या वो इनहेरिटेड होगा, क्या उस पर्सन की प्रोजीनी में भी यही जेनेटिक मॉडिफिकेशन जाएगा? तो इसको समझने के लिए हम दो बातें समझते हैं। पहली बात ये आती है कि क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपने सोमेटिक सेल में किया है। अगर वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन सोमेटिक सेल के लेवल पर है, वो इनहेरिटेड नहीं होता है। बट अगर कभी आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन जर्मिनल सेल के अंदर किया है, प्रोसेस कैसी होती है मैं आपको लास्ट में बताता हूं, वो इनहेरिटेड होता है। और इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? कि सर इससे मेजर थोड़े इंप्लीमेंटेशन ये हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम जीन को मॉडिफाई करने के लिए टारगेट लोकेशन पर उसको टारगेटेड करते हैं, तो कभी कभार ये ऑफ टारगेट हो जाता है, अपना टारगेट भूलकर किसी और जीन के अंदर इंसर्शनल म्यूटेशन कर सकता है। बट अभी तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन टेक्निक आ चुकी है, इसका लेवल थोड़ा सा कम हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी जेनेटिक डिसीज
पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने के लिए इसका यूज हो रहा है ना। कुछ जीन एडिटिंग टूल जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं यूट्यूब पर, CRISPR-Cas9 का। सो आप CRISPR का यूज तभी कर पाओगे ना जब आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको पता होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की जाती है, हमें पता होता है कि कौन से जीनोम्स ऐसा सिमिलर मैच करते हैं प्रोजीनी और पेरेंट्स के, और हम ह्यूमन के इवोल्यूशन को समझ सकते हैं किस तरीके से जेनेटिकली डाइवर्सिफाई कर रहा है। बहुत सारी डिसीज जैसे कि कुछ जर्म लाइन डिसीज होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, डिसीज, तो इनके मॉडिफिकेशन के लिए, इनको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। कुछ न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के लिए भी होता है, जैसे कि इम्यूनोडेफिशिएंट डिसऑर्डर जो होते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए हम जेनेटिक थेरेपी का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी थेरेपी जो कि जीन की प्रोफाइल बनाने में यूज होती है। क्या इंपैक्ट पड़ता है? इंपैक्ट तो सर मेजर यही है, बहुत सारी रिसर्च चल रही है कैंसर के ऊपर। सो कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए टारगेटेड बेसिस पर, सो वो एक जीन थेरेपी के टर्म पर ही यूज किया जाता है। फिर आगे बढ़ ले, जीन थेरेपी क्या है? अब मेजर टॉपिक चालू होता है, जीन थेरेपी क्या है। सो जीन थेरेपी का सीधा सा मतलब, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, जहां पर हम एक जीन को एक सेल के अंदर ऐड करते हैं जो कि एक नॉन फंक्शनल जीनोम को या तो इनएक्टिवेट कर देता है या तो डिग्रेड कर देता है। सो दो टाइप की मेथड होती है, एक तो RNAi में हम बात कर लेते हैं mRNA जो कि जीन को टेम्पररी बेसिस पर साइलेंस करती है, एक होता है siRNA जो कि जीनोम को परमानेंट बेसिस पर डिग्रेड करने का काम करती है। सो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो कोई ऐसा डिसीज्ड जीन है, नॉन फंक्शनल जीनोम है, तो उसको फंक्शनल जीनोम के साथ एक्सचेंज करना या तो उसको उसकी लोकेशन से डिग्रेड कर देना, हटा देना, कट करके बाहर फेंक देना, इसी को कहा जाता है जीन थेरेपी। ठीक है, सो यही है जीन थेरेपी। आगे बढ़ लेते हैं सर, अब इनके जीन थेरेपी के हम कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स की जीन थेरेपी होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है जीन एगुमेंटेशन थेरेपी। सो जीन एगुमेंटेशन थेरेपी के अंदर क्या होता है, जहां पर हम एक फंक्शनल कॉपी ऑफ जीन को नॉन फंक्शनल कॉपी ऑफ जीन से रिप्लेस करते हैं। सर ये तो कहीं आपने उल्टा बोल दिया, इसका मतलब यह है कि कोई सेल के अंदर कोई जीन फंक्शनल है और वो म्यूटेटेडली फंक्शनल है, सो उसको नॉर्मल नॉन फंक्शनल जीनोम के साथ में रिप्लेस किया जाता है। जो जीन सेल के लिए कोई काम नहीं आ रहा है बट फिर भी वो एक्टिवेट हो चुका है और उस सेल को कैंसर में कन्वर्ट कर रहा है, सो उस फंक्शनल जीनोम को नॉन फंक्शनल से रिप्लेस करना। या तो कोई नॉन फंक्शनल जीनोम है उसको फंक्शनल जीनोम के साथ रिप्लेस करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर कि किसी एज अ इंसुलिन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग जीन की मैं बात कर लूं जो कि ह्यूमन के सेल के अंदर प्रेजेंट है, बीटा सेल के अंदर, पेनक्रियास की, अगर वो नॉन फंक्शनल है तो हम जीनोमिक थेरेपी से उसको फंक्शनल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी एक जीन एगमेंटेशन थेरेपी होती है। सो एगमेंटेशन का मतलब होता है जहां एक फंक्शनल जीनोम का एडिशन होता है और वो रिप्लेस करता है नॉन फंक्शनल जीनोम को। यूज क्या करता है, ये कुछ इनहेरिटेड डिसऑर्डर जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया और मस्कुलर डायस्ट्रोफी जैसे डिसऑर्डर्स के लिए बहुत काम आता है। तो याद रखना है जीन एगमेंटेशन क्या होता है। फिर आता है जीन इनहिबिशन थेरेपी, जैसे कि आप देख सकते हो यहां हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे जीन को इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि ऐसे नॉन फंक्शनल जीनोम के कॉम्प्लीमेंट्री जाकर लगता है और उसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है। सो ये कॉम्प्लीमेंटेशन आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को किया था तो ही तो आपको कॉम्प्लीमेंटेशन पता चला है। सो यहां क्या होता है, कुछ फॉल्टी सेल जो है, फॉल्टी जीनोम जो है, इस फॉल्टी जीनोम के कॉम्प्लीमेंट्री हम ऐसा फंक्शनल जीनोम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इस फॉल्टी जीनोम के कॉम्प्लीमेंट्री जाकर लगता है और वहां पर उसको इनएक्टिवेट कराने का काम करता है। सर कहीं ना कहीं तो मुझे ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी लग रही है, जिसके बारे में आपने बताया या तो mRNA मेडिएटेड या siRNA मेडिएटेड। याद रखने वाली बात क्या है, mRNA जीन को साइलेंस करता है टेम्पररी बेसिस पर कि उसको बाद में एक्टिवेट किया जा सकता है। siRNA परमानेंट बेसिस पर जीन को साइलेंस कर देता है, इसका मतलब है कि इसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, कुछ ऐसी बहुत सारी कैंसरस डिसीज है, सो इसके ऑन्कोजीन को पूरी तरीके से ब्लॉक करना,
क्या होता है उनको जीन? सर जो सेल के डिवीजन करने वाला जीन है जिसको कहा जाता है प्रोटोओन्कोजीन, उसको कैंसरस जीन में कन्वर्ट किया जाता है ड्यू टू देयर म्यूटेशन। सो इसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है आरएनएआई टेक्नोलॉजी लाइक जीन इनहिबिशन थेरेपी। इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। एक होता है किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल। क्या है किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल? जहां पर ये जो डायग्राम बनाया है इसको समझो क्या है। सबसे पहली बात, हम क्या करते हैं, ऐसे जीन का एडिशन करते हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट करा देता है और वो प्रोटीन उस सेल के अंदर एपोप्टोटिक पाथवे के लिए एज ए सिग्नल की तरह काम करता है, जो कि सेल के अंदर एक टाइम बम की तरह होता है। जैसे ही हमने उसको सेल के अंदर डाला तो उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है एक्सप्रेशन के बाद, और ये अपना बटन तब दबाता है जब ये एक्सप्रेस होकर एज अ सिग्नल की तरह बिहेव करता है एपोप्टोसिस के लिए। ठीक है, सो हमें क्या करना है, यहां पर किसी एक जीन को इंजेक्ट करना है जो कि कुछ ऐसे प्रोटीन को एक्सप्रेस करे या टारगेट करे जो कि एपोप्टोटिक पाथवे को टारगेट करता है, और एपोप्टोटिक पाथवे उस सेल को डिग्रेड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। इसको कहा जाता है किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल। अब एक होता है इनडायरेक्ट किलिंग। कैसे इनडायरेक्ट किलिंग होती है? सो यहां पर आ जाता है इम्यूनो स्टिमुलेशन। इम्यूनो जहां पर भी आ जाता है वहां एंटीबॉडी आती है, जहां एंटीबॉडी आती है वहां स्पेसिफिकेशन आता है, याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स का यूज करना है या कुछ ऐसे जीन का यूज करना है, या दो टाइप से होती है किलिंग। कैसे? हमने क्या करना है कि एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कराना है उस सेल के अंदर, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमने एक ऐसे मार्कर जीन को इंट्रोड्यूस कराया। इस मार्कर जीन ने एक्सप्रेस कर लिया किसी प्रोटीन को, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस प्रोटीन, इसने एक प्रोटीन को एक्सप्रेस कर लिया। अब ये प्रोटीन इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ चुका है और ये एज अ सिग्नल की तरह बिहेव करता है किसी इम्यून सेल के लिए। इम्यून सेल इसके ऊपर जाकर बाइंड करती है और ऐसे कुछ केमिकल्स लाइक ग्रेंजाइम और परफोरिन का सीक्रेशन करके एक नॉर्मल सेल को डिग्रेड करने का काम करती है। ये बात आपको याद रखना है, जिससे कि डिसीज्ड सेल यहां पर डाई हो जाती है। अगला आ जाता है जीन थेरेपी, सुसाइडल जीन। सो हमें क्या करना पड़ता है? सुसाइडल जीन क्या होता है? सो एक नाम जरूर सुना होगा आपने, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। क्यों सर हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं, ड्रग का यूज क्यों नहीं कर रहे? क्या होता है कि अगर आप किसी ड्रग को कैंसर सेल में डालो तो कैंसर सेल के पास में ऐसी इफिशियंसी होती है जो कि कुछ ऐसे प्रोटीन को एक्सप्रेस करते जिसको कहा जाता है एबीसी प्रोटीन, जो कि एक चैनल की तरह काम करता है और ये ड्रग को वॉमिट करने का काम करता है। सेल का वॉमिट कहलाता है एबीसी ट्रांसपोर्टर, जो कि ड्रग को अंदर लेता जरूर है और उसके बाद वॉमिट भी करवा देता है। और ये एक तरीके की सुसाइडल जीन थेरेपी में काम जरूर आ सकता है। कैसे? सर यहां पर हम ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर दे जो कि डायरेक्टली उसके अंदर टाइम बम ही बना दे। टाइम बम एक्सप्रेस करने वाली या टाइम बम को स्टार्ट करने वाली मशीन नहीं है, सीधा टाइम बम डाल दो उसमें, जैसे कि लाइक ऐसा जीन जो कि ऐसा प्रोटीन बनाए जो उसकी सेल को पूरी तरीके से बस्ट कर दे, उसको कहा जाता है सुसाइडल जीन थेरेपी। अब आ जाए आगे, चैलेंज क्या क्या आता है, इथिकल इश्यूज क्या क्या आते हैं। सबसे पहला इथिकल इशू सर, इसका टारगेट ऑफ हो सकता है ना। बहुत सारे कंसर्न इथिकल इश्यूज आ सकते हैं जीन एडिटिंग टूल में, कहीं ना कहीं इंसर्शनल म्यूटेशन आ सकता है ना। और सबसे पहली बात चैलेंज सर हमारे लिए आता है कि हमें टारगेटेड डिलीवरी करना है स्पेसिफिक जीन की। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर टाइप ऑफ जीन थेरेपी। दो टाइप की जीन थेरेपी होती है, एक होता है सोमेटिक जीन थेरेपी, जहां पर सोमेटिक सेल के अंदर जीन को एडिशन किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर मैकेनिज्म की बात कर ले, सोमेटिक जीन थेरेपी सर दो टाइप की होती है, एक होता है एक्स वीवो और एक होता है इन वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो की अगर मैं बात कर लूं तो एक्स वीवो के अंदर पहले तो जो डिसीज्ड ऑर्गन है वहां से छोटे से टिश्यू को बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद उसको पेट्री प्लेट पर लो, पेट्री प्लेट पर लेने के बाद इसको ट्रीट करो। किससे इसको ट्रीट किया जाता है सर? यहां पर ये सेल है, इसको ट्रीट किया जाता है ऐसे मॉडिफाइड वायरस से जिसके अंदर मॉडिफाइड जीनोम है। अब ये वायरस इस सेल को अपने जीनोम को इंट्रोड्यूस करवाकर उस सेल को मॉडिफाई करेगा। आफ्टर उस सेल को सिरिंज के थ्रू हमें बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देना है, जो कि एज अ जीन थेरेपी की
के जैसा टारगेटेड होता है और बाकी सारी सेल को भी ट्रीट करने का काम करता है। सो लाइक एक्स विवो, इन विवो क्या होता है, जहां पर डायरेक्टली हमें वायरस मेडिएटेड जीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है किसी एक बॉडी में। वायरस हमेशा टारगेटेड होते हैं और टारगेटेड लोकेशन पर उस जीन को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है इन विवो जीन थेरेपी। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि वायरस सबसे पहले अपने जीनोम को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करता है और वो जाकर इंटीग्रेट हो जाता है सेल के जीनोम के साथ और अपने जीन का एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर लेता है। एग्जाम्पल लाइक अ सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है एडिनोसिन डीएमिनेस। नॉर्मल पाथवे की बात कर लूं, सो डीऑक्सी एडिनोसिन जो है एडिनोसिन डीएमिनेस एंजाइम के थ्रू डीऑक्सी इनोसिन बनाता है, हाइपोक्सी इनोसिन बनाता है, जेंथिन बनाता है और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। बाय चांस एडीए इनएक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पर एटीपी का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि बी सेल, टी सेल एससीआईडी डिसीज कॉज कर जाती है, मतलब इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सो इसकी थेरेपी के लिए हम सोमेटिक सेल थेरेपी का यूज कर सकते हैं कि एडीए का जीन एज अ फंक्शनल फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करवाए सेल में और वहां पर इसकी थेरेपी की जा सके। फिर आता है जर्म लाइन थेरेपी, जहां पर हमें जर्मिनल सेल के अंदर थेरेपी की जाना है, जहां हमें क्या करना है, स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली सेल को एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसके अंदर एक टारगेटेड जीनोम को इंट्रोड्यूस करो जो कि आप उसमें ट्रीट करना चाहते हो। अब उस सेल, मॉडिफाइड सेल को वापस से टेस्टिस के अंदर ऐड कर दो। अब वो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा तो उस स्पर्म को आइसोलेट करो, फिर उसको एक के साथ में फ्यूज करो और फिर वहां पर जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो एक मॉडिफाइड प्रोजेनी का बनता है। इसको कहा जाता है जर्म लाइन थेरेपी। तो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। सो सोमेटिक जीन थेरेपी हमेशा सोमेटिक सेल में होती है, नॉन हेरिटेबल होती है, बहुत ही मिनिमम इथिकल कंसर्न होते हैं और टारगेट यहां पर ट्रीट इंडिविजुअल्स के लिए किया जाता है। जर्म लाइन, ये जर्म जर्मिनल सेल के अंदर होती है, रिप्रोडक्टिव सेल में, हेरिटेबल होती है, सिग्निफिकेंट होता है इसका कंसर्न बिकॉज क्योंकि ये प्रोजेनी में जाने वाला है। सो अगर ये टारगेटेड हो तो प्रोजेनी बेनिफिशियल एस्पेक्ट देती है, नहीं हो तो प्रोजेनी यहां पर डिसीज्ड हो सकती है। प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन को। ठीक है, चलो, सो होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ में आई है। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं देना चाहता हूं, इस रिपब्लिक डे पर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है, टोटल टेस्ट सीरीज आईआईटी जेम की, वो आपके लिए मात्र ₹1 में है। सो जल्दी से जाइए और इस टेस्ट सीरीज को ग्रैब कीजिए। बहुत ही कम ऑफर है, कम समय का ऑफर है और ये बहुत लिमिटेड ऑफर है। सो आपको जाना है जल्दी से आईएफएस की इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से ग्रैब करना है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। सो उम्मीद है मुझे कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नई शुरुआत से। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।